हेलो गाइस, मेरा नाम है नितिन पांडे और आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस बुक का चैप्टर 15 सब नेचुरल फिनोमिना। अब इस चैप्टर में है क्या है मैं बताता हूँ। नेचुरल फिनोमिना के बारे में इसमें बताया गया। नेचुरल फिनोमिना वो फिनोमिना होता है यानी कि वो चीज़ें होती हैं या फिर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि नेचुरली होती हैं। जैसे अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड आता है, तो ये सब क्या होता है, ये सब नेचुरली होते हैं, अपने आप होते हैं। कोई इंसान नहीं करवाता या फिर कोई जानवर या फिर कोई भी चीज़ नहीं करवाती है, ये सब अपने आप नेचुरली होते हैं। तो इन्हें सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा एक और चैनल है। देखो, मैंने इस चैनल पे क्या डिसाइड किया है, इस चैनल में डिसाइड किया है कि ऐसे ही पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस डालूं, और बाकी जो फैक्ट रिलेटेड वीडियोस हैं और शॉर्ट्स हैं, ये सब डालूंगा एक और दूसरे चैनल पे जिसका नाम है फैक्टोला। ठीक है, आप जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हो उसको भी। ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको फैक्ट्स वाली वीडियो अच्छी लगती है तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ आई बटन में भी चैनल की लिंक आ रही होगी, तो वहाँ से भी आप जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ को। इन क्लास 7 यू रीड अबाउट द विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ठीक है, आपने क्लास 7 में विंड स्टॉर्म और साइक्लोन के बारे में पढ़ा ही होगा। ठीक है, यू लर्न दैट साइक्लोन्स कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आप लोग ये भी पढ़े हो कि जो साइक्लोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा सकते हैं ह्यूमन लाइफ को, प्रॉपर्टी को। ठीक है, यू ऑल्सो लर्न दैट वी कैन प्रोटेक्ट आर सेल्फ फ्राम दीज डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना टू सम एक्सटेंट। हाँ, आपने ये भी पढ़ा है कि हम लोग इन सब चीज़ों से कुछ एक्सटेंट तक बच सकते हैं। ठीक है, आप लोग ने ये भी पढ़ा है कि हम लोग अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना से। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ दो प्रकार के। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे पढ़ लिए हैं। ठीक है, लैंडस्लाइड हो गया, बहुत सारे पढ़ लिए हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ दो पढ़ेंगे जिनका नाम है लाइटनिंग और अर्थक्वेक। ठीक है, we shall also discuss what steps can we take to minimize destruction caused by these phenomena। हम लोग इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि हम लोग क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं इन सब फिनोमिना से, इन डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना से बचने के लिए। ठीक है, या फिर इनको मिनिमाइज करने के लिए। अब पहला हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइटनिंग। अब लाइटनिंग एक फिनोमिना है। ठीक है, आपने देखा है कि स्पार्क्स देखे होंगे इलेक्ट्रिक पोल पे, जब आप जो है व्हेन वायर्स बिकेम लूज, जब जो है वायर्स एकदम लूज हो जाते हैं तो स्पार्क्स आते हैं उस इलेक्ट्रिक पोल पे। किसी भी इलेक्ट्रिक पोल को देखोगे, अगर उसके वायर लूज हैं तो उसमें कुछ स्पार्क्स आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स आते हैं। दिस फिनोमिना इज़ अ क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स। ये फिनोमिना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है जब विंड जो है ब्लो कर रही हो, या फिर जब विंड ब्लो करती है तो जो वायर शेक होते हैं ना, उस समय ये फिनोमिना बहुत कॉमन है, उस समय बहुत ज़्यादा देखने को पाया जाता है। ठीक है, यू माइट ऑल्सो सीन दैट स्पार्क्स व्हेन अ प्लग इज लूज इन इट्स सॉकेट। आपने स्पार्क्स तब भी देखे होंगे जब हम लोग प्लग को उसमें लगाते हैं सॉकेट में। ठीक है, या फिर प्लग जो है जब लूज़ होता है उसके सॉकेट से। ठीक है, प्लग जब लूज़ होता है सॉकेट में लगने से। ठीक है, लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल। ठीक है, जो लाइटनिंग होती है बारिश होते समय, थंडर स्टॉर्म जब आता है, तब जो लाइटनिंग होती है वो भी एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ह्यूज स्केल पे, बहुत ही बड़ी स्केल पे। इन एंशियंट टाइम्स people did not understand the cause of these sparks। पीपल जो है पहले ज़माने में जो पीपल्स या फिर जो लोग होते थे, वो जो है इसका स्पार्क्स का कॉज क्या होता है या फिर स्पार्क्स का क्या मतलब इसके बाद में क्या हो सकता है, स्पार्क्स की वजह से क्या क्या हो सकता है, ये किसी को नहीं पता था पुराने ज़माने में। दे वेयर देयर फॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग, वो तो लाइटनिंग से अफ्रेड थे। एंड थॉट दैट द व्रत ऑफ गॉड वॉज विजिटिंग देम। और ये वो लोग ये सोच के चलते थे कि वो गॉड उनको विजिट कर रहे हैं। ठीक है, फिर भगवान का मैसेज उनको विजिट कर रहा है, फिर उनके पास आ रहा है। नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड द लाइटनिंग इज कॉल्ड बाय द
accumulation of charges in the clouds। अब हम लोग को ये भी अब हम लोग को पता चल गया है कि लाइटनिंग क्यों होती है। लाइटनिंग जो है accumulation ऑफ चार्जेस, जो चार्जेस क्लाउड्स में एक्यूमुलेट करते हैं उसकी वजह से होती है। वी नीड नॉट टू अफेयर्ड ऑफ द लाइटनिंग, हम लोगों को लाइटनिंग से डरना नहीं चाहिए, बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द डेडली स्पार्क्स। हम लोगों को डरना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ हम लोग को प्रोटेक्ट भी होना चाहिए उस डेडली स्पार्क से जो कि उनसे आता है, ठीक है, उन लाइटनिंग से आता है। द स्पार्क्स दैट ग्रीक न्यू अबाउट, ठीक है, ऐसे स्पार्क्स जिनके बारे में ग्रीक्स जानते थे। द एंशिएंट ग्रीक न्यू अर्ली, एक सेकंड में इसकी ब्रश की लेंथ थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ। द एंशिएंट ग्रीक न्यू एज early as 600 BC। जो एंशिएंट ग्रीक्स थे वो बहुत ही पहले समय तक, यानी कि 600 BC तक, एंशिएंट ग्रीक्स जो थे एक बहुत ही पहले एक ज़माने के, या फिर 600 BC के जो एंशिएंट ग्रीक्स थे वो जो है एम्बर होता है, एम्बर जो एम्बर होता है वो एक काइंड ऑफ रेसिन होता है, ठीक है। तो जो एंशिएंट ग्रीक्स थे 600 BC के, वो जो है इस एम्बर को रब करते थे एक फर के साथ, ठीक है, और फिर उससे क्या होता था, इट अट्रैक्टेड लाइट्स ऑब्जेक्ट सच एज हेयर्स। तो ये इससे क्या होता था, उसको रब करने की वजह से वो जो लाइट ऑब्जेक्ट्स होते थे उसको जैसे कि हेयर्स हो गया, उसको वो अट्रैक्ट कर लेता था। जैसे हम लोग एम्बर ऑफ फर को रब करेंगे तो वो लाइट ऑब्जेक्ट जैसे हेयर्स, हम लोग के जो हेयर्स होते हैं उसको अट्रैक्ट कर लेता है। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वूलन और पॉलिस्टर क्लॉथ्स योर हेयर स्टैंड्स ऑन एंड, ठीक है। जब आप लोग जो है अपने वूलन या फिर पॉलिस्टर क्लॉथ्स को निकालते हो तब आप देखोगे कि हेयर, आपके जो हेयर्स होंगे वो एंड में स्टैंड हो जाएंगे, ठीक है, हेयर स्टैंड्स ऑन एंड। इफ़ यू टेक ऑफ दीज क्लोथ्स इन द डार्क इवन यू सी अ स्पार्क ऑन यू इवन सी अ स्पार्क एंड हियर अ क्रैकलिंग साउंड। आप लोग जब इसको डार्क में उतारोगे तो आप लोगों को स्पार्क दिखेगा क्लोथ्स को उतारने समय, और एक क्रैकलिंग साउंड भी आएगा। इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन साइंटिस्ट शोड दैट लाइटनिंग एंड द स्पार्क फ्रॉम योर क्लोथ्स आर एसेंशियली द सेम फिनोमिना। एक 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दिखाया कि जो लाइटनिंग होती है वो जो हम लोगों के क्लोथ्स में होती है, ठीक है, जो लाइटनिंग स्पार्क होता है हम लोग के क्लोथ्स में जो आता है वो ऐसे एक सेम फिनोमिना है, ठीक है। जो फिनोमिना होता है, ये लाइटनिंग वाला प्रोसेस जो होता है, यही सेम फिनोमिना हम लोग के क्लोथ्स के साथ भी होता है। हाउएवर लाइटनिंग फिनोमिना कौन सा, ये जो रब विथ फर वाला है ना, ये वाला फिनोमिना। हाउएवर इट टुक 2000 years फॉर द रियलाइजेशन टू अकर। ये 2000 साल लग गए इस रियलाइजेशन को अकर करने में, ठीक है। आई वंडर व्हाई दे टुक सो मैनी ईयर्स टू रियलाइज द सिमिलरिटी। साइंटिफिक डिस्कवर सॉरी मैं गलत बता रहा था। कौन सा सेम फिनोमेना बता रहे थे कि लाइटनिंग का फिनोमेना सेम बता रहे थे, यानी कि जो लाइटनिंग होती है वही सेम फिनोमेना वो नहीं जान पा रहे थे कि वो लाइटनिंग है कि क्या है, ठीक है। जो हम लोग के क्लोथ पे होता है वो क्या है, चीज़ है, लाइटनिंग है कि क्या है, तो वो नहीं समझ पा रहे थे। तो उसमें बूझो बोलता है कि मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि किस लिए ये रियलाइज़ करते थे ऐसी सिमिलरिटी को क्यों अभी तक इतने सालों तक रियलाइज़ नहीं कर पाए लोग। अभी पहली कहती है साइंटिफिक डिस्कवरीज आर रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाय मैनी पीपल। जो साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं वो बहुत सारे पीपल की हार्ड वर्क होती हैं या फिर लोगों की हार्ड वर्क हैं। इट कैन समटाइम्स टेक अ लॉन्ग टाइम, ये कभी कभार बहुत लंबा समय भी ले सकती हैं। अब ये आगे लिखा है वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब हम लोग जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस की। वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू लाइटनिंग इन द स्काई। हम लोग ये भी देखेंगे कि वो कैसे स्काई में जो लाइटनिंग होती है उनसे कैसे रिलेटेड हैं। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। चलिए हम लोग अब देखते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस के जो नेचर है उनको समझने में मदद करेंगी। बट रिकॉल फर्स्ट व्हाट यू माइट हैव प्लेड एज अ गेम। बस हम लोगों को ये पहले रिकॉल करना होगा
कि आपने कौन सा ऐसा गेम खेला है, मतलब एक सेकेंड, बट रिकॉल फर्स्ट व्हाट यू माइट हैव प्लेड एज अ गेम, ठीक है। व्हेन, लेकिन आपको सबसे पहले ये रिकॉल करना होगा कि आपने कैसा गेम खेला है। व्हेन यू रब अ प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर, ठीक है, आपको ऐसा गेम बता रहा है कि ऐसा गेम आपको रिकॉल करना होगा। When you rub a plastic scale on your dry hair, the scale can attract very small piece of his paper, ठीक है। जब अपना कोई भी स्केल है उसको अपने सर के हेयर जो है ना, उसको ड्राई हेयर से उनके साथ आपको प्लास्टिक स्केल को रब करना है, प्लास्टिक स्केल को अपने ड्राई हेयर्स के साथ रब करना है। फिर आपको देखना है कि जो वो स्केल होगी वो ट्रैक कर पाएगी स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को, ठीक है। ऐसा गेम खेलना आपको बता रहा है वो। चार्जिंग बाय रबिंग, ठीक है। अब जो चार्जर्स होते हैं उनको रब करके कैसे पाया जाता है, ठीक है। एक्टिविटी 15.1, एक्टिविटी 15.1 क्या बोलती है? टेक अ यूज्ड बैलून, रिफिल एंड रब इट विगोरसली विद अ पीस ऑफ पॉलीथीन। आप लोगों को एक बॉल पेन लेना होगा, बॉल पेन रिफिल होती है, उसको लेना होगा और रब करना होगा उसको बहुत ही विगोरसली, यानी कि बहुत तेज़ी से उसको रब करना होगा विद अ पीस ऑफ पॉलीथीन, एक पॉलीथीन के पीस के साथ, ठीक है। ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीस ऑफ पेपर, स्मॉल पीस ऑफ पेपर को के साथ में उसको ले आइए। टेक केयर नॉट टू टच द रबर रब्ड एंड ऑफ द रिफिल विद योर हैंड और विद अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट। आपको एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट या फिर अपने हाथ से उस रब्ड एरिया को नहीं छूना होगा, ठीक है। रिपीट द एक्टिविटी स्मॉल पीस ऑफ ड्राई लीफ, हस्क एंड मस्टर्ड सीड्स। आपको इसी सेम एक्टिविटी को ड्राई लीफ, हस्क को मस्टर्ड के साथ भी रिपीट करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। When a plastic refill is rubbed with a polythene, तब एक प्लास्टिक रिफिल एक पॉलीथीन के साथ रब करी जाएगी। इट एक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, यह एक छोटा सा इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर कर लेगी। सिमिलरली व्हेन अ प्लास्टिक कॉम इज रब्ड विद अ ड्राई हेयर, सेम ऐसे ही जब हम लोग एक प्लास्टिक कॉम को एक ड्राई हेयर्स के साथ रब कर देंगे, इट एक्वायर्स अ स्मॉल चार्ज, ये क्या एक्वायर करेगी? छोटा चार्ज एक्वायर करेगी। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट। चार्ज ऑब्जेक्ट्स किसको कहते हैं? ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ज ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं। चार्ज ऑब्जेक्ट्स उन्हें कहते हैं जो कि रब करने की मदद से चार्ज हो जाते हैं, फिर एक स्मॉल चार्ज वो लोग एक्वायर कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। जैसे ये जो प्लास्टिक कॉम थी वो रब की जाएगी ड्राई हेयर्स के साथ, तो वो एक छोटा सा चार्ज एक्वायर कर लेगी, ठीक है, इसलिए वो चार्ज ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है, प्लास्टिक कॉम। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम, पॉलीथीन एंड द हेयर ऑल्सो गेट चार्ज। इसी वजह से जो हम लोग का जब हम लोग एक रिफिल को, बॉल पेन रिफिल को और प्लास्टिक कॉम को चार्ज करने की कोशिश कर रहे होंगे पॉलीथीन और हेयर के साथ, तब जो है उसी की वजह से पॉलीथीन और हेयर भी होंगे ना, वो भी चार्ज होंगे। अब देखो, रिफिल और प्लास्टिक कॉम तो चार्ज होंगे ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ पॉलीथीन और हेयर भी थोड़ा बहुत चार्ज हो जाएंगे। लेट्स ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर फैमिलियर टू यू। चलिए हम लोग कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो कि आपके फैमिलियर हैं और उनको चार्ज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब 15.2 एक्टिविटी में क्या दिया है? कलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल लिस्टेड इन टेबल 15.1। टेबल 15.1 जो है ये जो टेबल है उसमें जितने भी लिस्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपको लेना है, ठीक है। ट्राई टू चार्ज ईच ऑफ द बाय रबिंग विद द मटेरियल मेंशन इन द टेबल। आपको जो है उन मटेरियल्स को जितने भी मटेरियल्स मेंशन हैं इस टेबल में उनके साथ रब करके देखना है। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग, यू कैन ऐड मोर आइटम्स इन द टेबल। आपको अपने रिकॉर्ड्स को इसके अंदर लिखना है और आप बहुत सारे और भी आइटम्स इसके अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे इसमें मैं बताता हूँ, जो रिफिल होती है उसको पॉलीथीन या वूलन क्लोथ के साथ उसको करिए रब, बैलून को इनके साथ करिए, इरेजर को वूल के साथ, स्टील स्पून को पॉलीथीन वूलन क्लोथ के साथ, ठीक है। फिर अपने जो ऑब्जर्वेशन है इन दोनों में भरिए। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन, उनके चार्जेस के टाइप्स और उनके इंटरेक्शंस, ठीक है। अभी तक ये लाइटनिंग वाला ही पार्ट चल रहा है, ठीक है। वी विल सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टेबल 15.1 फॉर नेक्स्ट एक्टिविटी। 15.1 एक्टिविटी में से कुछ ऑब्जेक्ट्स लेंगे और उसको अपने अगले एक्टिविटी में यूज़ करेंगे।
यानी कि 15.3 एक्टिविटी में यूज़ करेंगे। इन्फ्लेट 2 बैलून्स, हैंग देम इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। हम लोगों को 2 बैलून को इन्फ्लेट करना है, यानी कि फुलाना है, और फिर उनको ऐसे तरीके से हैंग करना है कि दोनों एक दूसरे को टच ना कर रहे हों, यानी कि थोड़ा सा दूर दूर टाई करना है दोनों को, ठीक है। रब बोथ द बैलून्स विद अ वुलन क्लॉथ एंड रिलीज देम। ठीक है, उन लोगों को वुलन क्लॉथ से रब कर देना है। वुलन क्लॉथ आपको लेना है और उसको रब कर देना है उन बैलून्स के साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको रिलीज़ कर देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो उसके बाद आप। नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज्ड पेन रिफिल। आपको इस एक्टिविटी को एक रीयूज्ड पेन रिफिल के साथ भी रिपीट करना है। रब वंस रिफिल विद द पॉलीथीन, आपको एक रिफिल को पॉलीथीन के साथ रब करना है। प्लेस इट केयरफुली इन अ ग्लास टम्बलर यूजिंग अ टम्बलर एज अ स्टैंड, ठीक है। आपको इसी एक्टिविटी को एक पेन रिफिल के साथ रिपीट करना है, और उसको फिर एक बार आपको रिफिल को एक पॉलीथीन के साथ रब वन रिफिल विद द पॉलीथीन, एक रिफिल को आप पॉलीथीन के साथ रब करो, और फिर उसके बाद केयरफुली आपको ग्लास टम्बलर में उसको रख देना है यूजिंग अ टम्बलर एज अ स्टैंड। और उसको टम्बलर को एक ऐसे स्टैंड एज अ स्टैंड यूज़ करते हुए आपको उसको रख देना है। अब देखो करना क्या है ना, आपको 2 बैलून्स लेने हैं, इन्फ्लेटेड बैलून्स, यानी कि फूले हुए बैलून्स लेना है, उनको हैंग कर देना है, और ऐसे हैंग करना है कि वो दोनों एक दूसरे को टच ना कर रहे हों, जैसे इसने इस स्पीकर में देखी करा है, ठीक है। फिर इन दोनों को रब करना है एक साथ, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है एक रिफ़िल, ठीक है, बॉल पेन रिफ़िल, कोई भी पेन की रिफ़िल ले लेनी है। उसके बाद आपको जो है पॉलीथीन भी लेनी है उसके साथ, फिर उन दोनों को भी रब कर देना है, यानी कि उस रिफ़िल को उस पॉलीथीन को रब कर देना है, और फिर उसको एक टम्बलर में या टम्बलर में रख दो, ठीक है। उन दोनों को रख दो उसके अंदर, टम्बलर के अंदर, और उस टम्बलर को ऐसा स्टैंड यूज़ करना है। रब द अदर रिफ़िल ऑल्सो विद द पॉलीथीन, अगर दूसरी रिफ़िल भी एक ऐसा पॉलीथीन, सॉरी, दूसरी रिफ़िल भी पॉलीथीन के साथ रब कर दो, ठीक है। ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफ़िल, और उसको चार्ज रिफ़िल के साथ लाओ, ठीक है। 2 रिफ़िल लेनी है, मतलब इसमें शायद 2 रिफ़िल, एक रिफ़िल को आपको रब करना है, फिर दूसरी रिफ़िल को भी रब कर देना है। ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफ़िल, यानी कि अब उसके बाद आपको जो चार्ज रिफ़िल के पास उसको लाना है। बी केयरफुल नॉट टच द चार्ज वन एंड विथ योर हैंड, आपको ये केयरफुल रहना है कि उस चार्ज एंड को ना छुएं, ठीक है, अपने हैंड से। इज़ देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफ़िल इन द टम्बलर, क्या कोई भी इफेक्ट है उस रिफ़िल के अंदर, टम्बलर में, ठीक है। इज़ देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफ़िल इन द टम्बलर, जो टम्बलर में एक जो रिफ़िल है टम्बलर के अंदर, उसके और दूसरे रिफ़िल के बीच में कोई इफेक्ट, मतलब चेंज है, इफेक्ट आया। डू द टू अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर, क्या वो जो है अट्रैक्ट करे एक दूसरे को या फिर रिपेल किए एक दूसरे को। रिपेल मतलब एक दूसरे को एकदम दूर दूर फेंक दिए। इन दिस एक्टिविटी वी हैव ब्रॉट क्लोज टुगेदर द चार्ज ऑब्जेक्ट्स दैट वेर मेड ऑफ द सेम मटेरियल्स। हम लोग इस एक्टिविटी में 2 ऐसे ऑब्जेक्ट्स को लाए जो कि एकदम सेम मटेरियल से मतलब दोनों सेम मटेरियल्स थे और दोनों चार्ज ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है। व्हाट हैपन इफ 2 चार्ज ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर बॉट क्लोज टू ईच अदर। अब क्या हो अगर जो है हम लोग 2 चार्ज ऑब्जेक्ट्स को लेके आए जो कि अलग अलग मटेरियल से बने हों, ठीक है। इसमें तो 2 रिफिल एक जैसी हम लोग ले लिए थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो कि हम लोग एक दूसरा ऑब्जेक्ट लें, एक अलग ऑब्जेक्ट लें, एक अलग ऑब्जेक्ट लें, और दोनों चार्ज हों, फिर क्या होगा। लेट अस फाइंड आउट, चलिए देखते हैं। रब रिफिल एंड अ प्लेस इट जेंटली इन अ ग्लास टम्बलर, ठीक है। एक रिफिल को रब करिए जेंटली और उसको ग्लास टम्बलर में रख दीजिए। ब्रिंग एन इन्फ्लेटेड 4 बैलून नियर द रिफिल एंड ऑब्जर्व, उसको एक इन्फ्लेटेड 4 बैलून लेके आइए उसके करीब, उस रिफिल के अंदर करीब, और उसको देखिएगा कि क्या होता है फिर। अब चलिए समराइज़ करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशंस को। चार्ज बैलून रिपेल्ड अ चार्ज बैलून, अगर एक चार्ज बैलून और चार्ज बैलून को रखें एक साथ तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि दूर फेंकेंगे। और चार्ज रिफिल एंड चार्ज रिफिल भी रिपेल करेंगे, ठीक है। अगर 2 चार्ज ऑब्जेक्ट्स को सेम चार्ज ऑब्जेक्ट्स को लेके आए एक साथ तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट अ चार्ज बैलून अट्रैक्टेड अ चार्ज रिफिल, लेकिन जो चार्ज बैलून होगा या फिर एक चार्ज ऑब्जेक्ट होगा और एक दूसरा भी चार्ज ऑब्जेक्ट होगा,
तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि जैसे इसमें हम लोग ने क्या लिया था, एक बैलून है और एक रिफिल है, ठीक है, इन दोनों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो इन दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर हम लोगों ने दो चार्ज बैलून को लिया, ठीक है, तो वो दोनों रिपेल नहीं हुए हैं, सॉरी अट्रैक्ट नहीं हुए, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल किए थे। वहीं पर हम लोग रिफिल को भी लिया था, तो रिफिल भी एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। Does it indicate that the charge on the balloon is of a different kind of from the charge on the refill? क्या इंडिकेट करता है कि चार्ज ऑन द बैलून इज अ डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल, ठीक है। हम ये इंडिकेट करता है कि जो चार्ज बैलून पे लग रहा है वो दूसरा है जो चार्ज रिफिल पे लग रहा है। यानी कि जो चार्ज रिफिल में लग रहा है, ठीक है, वो क्या डिफरेंट है जो बैलून में लग रहा है। कैन वी say then that there are two kinds of charges? क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि दो तरह के चार्जेस हैं। कैन वी ऑल्सो से दैट द चार्जेस ऑफ द सेम काइंड रिपेल ईच अदर? क्या ये भी कह सकते हैं कि जो दो तरह के चार्जेस, एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वाइल चार्जेस ऑफ डिफरेंट काइंड अट्रैक्ट ईच अदर? जहाँ पे हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि दो चार्जेस, ठीक है, दूसरे काइंड के एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कहने का मतलब टोटल क्या है ना कि इसमें क्वेश्चंस पूछा गया है, बताया गया है कि इस पूरी एक्टिविटी को देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस निकल के आए हैं कि इस पहला क्वेश्चन पूछता है क्या ये इंडिकेट करेगा कि जो चार्ज बैलून्स होता है वो दूसरा चार्ज ऑन द बैलून, जो बैलून पे चार्ज लग रहा है, ठीक है, ये जो चार्ज बैलून है वो उस पर जो चार्ज है वो क्या दूसरा चार्ज है जो रिफिल पे लग रहा है। यानी कि रिफिल और बैलून का अलग अलग चार्ज लगा है दोनों में इस एक्टिविटी के अंदर। हम लोग ये कह सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, हम लोग ये कह सकते हैं कि दो तरह के चार्जेस होते हैं। क्या ये जो चार्ज और अनचार्ज वाली बॉडी का ये सब है एक्टिविटी, ये सब क्या इसमें दो चार्ज लगते हैं? कैन वी ऑल्सो से दैट द चार्जेस ऑफ द सेम काइंड रिपेल ईच अदर? क्या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक ही काइंड के दो चार्ज बॉडीज़ एक दूसरे को रिपेल करेंगी? यानी जैसे रिफिल और रिफिल एक दूसरे को रिपेल करेंगी, हम लोग ये कह सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन एक और पूछा गया है कि वाइल चार्जेस ऑफ डिफरेंट काइंड अट्रैक्ट ईच अदर, या जहाँ पे दूसरे काइंड के ऑब्जेक्ट्स हों और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हों और दोनों चार्ज्ड हों, तो क्या वो दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? इसका आंसर यहाँ पर आगे दिया है। इट इज़ ए कंजर्वेशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड व्हेन इट इज़ अब्जॉर्ब्ड विद अ सिल्क एज अ पॉजिटिव, ठीक है। इट इज़ अ कन्वेंशन, ठीक है, ये कन्वेंशन है कि इसको बताना कन्वेंशन है कि जो चार्ज एक्वायर किया जा सकता है ग्लास रॉड के द्वारा, ठीक है, एक ग्लास रॉड है उसके द्वारा जो चार्ज एक्वायर किया जाएगा when it is rubbed with the silk as a पॉजिटिव, जब वो सिल्क के साथ किया जाएगा तो वो एक पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव चार्ज। देखो दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। जब देखिए इसमें एक एग्जांपल भी दिया है, ग्लास रॉड को जब सिल्क के साथ किया जाएगा रब तो वो एक पॉजिटिव होगा। कन्वेंशन टू कॉल है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब हम लोग किसी ग्लास रॉड को किसी सेल के साथ करेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, लेकिन वहीं किसी और ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे तो नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट when a charged glass rod is brought near to a charged plastic straw rubbed with the polythene, there is no attraction between two. ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जब जो है एक चार्ज ग्लास रॉड को एक किसी चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ के सामने मतलब पास लेके जाया जाता है तो वैसा प्लास्टिक स्ट्रॉ जो रब किया गया है पॉलीथीन के द्वारा, ठीक है। वो पॉलीथीन चार्ज कहाँ से किया गया है प्लास्टिक स्ट्रॉ को? पॉलीथीन की मदद से। देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द टू। जब एक चार्ज ग्लास रॉड को एक प्लास्टिक स्ट्रॉ के सामने चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ के सामने लेके जाएंगे जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। व्हाट डू यू थिंक दैट वुड बी द काइंड ऑफ चार्ज ऑन द स्ट्रॉ प्लास्टिक स्ट्रॉ? आप क्या सोचते हैं कि कौन सा चार्ज होगा प्लास्टिक स्ट्रॉ पे? योर गेस दैट प्लास्टिक स्ट्रॉ वुड कैरी अ नेगेटिव चार्ज इज करेक्ट। आप लोग का जो गैस है वो एकदम सही है कि वो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेटेड बाय द रबिंग आर स्टैटिक। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस
जनरेट की जाते हैं रबिंग से, ठीक है। रबिंग से जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेट की जाते हैं वो स्टैटिक होते हैं। दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ। वो अपने हिसाब से ही नहीं मूव कर लेते हैं, ठीक है। वो स्टैटिक होते हैं, यानी कि एक जगह रुके होते हैं, ठीक है, जो रब करके जनरेट किए जाते हैं चार्जेस। व्हेन चार्जेस मूव दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्जेस मूव करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास 6। आप लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हो। द करंट इज इन अ सर्किट विच मेक अ बल्ब ग्लो। ऐसा करंट जो कि एक बल्ब को ग्लो कर देता है, ठीक है। और द करंट दैट मेक्स अ वायर हॉट। ऐसा करंट जो कि एक वायर को गर्म कर देता है। इज़ नथिंग बट अ मोशन ऑफ चार्ज। ये कुछ भी नहीं है, बस एक मोशन ऑफ चार्ज ही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग का ये टॉपिक ख़त्म होता है, जिसका नाम मतलब टॉपिक क्या था, टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंट्रैक्शन। उसका इंट्रैक्शन क्या था, जो चार्जेस का इंट्रैक्शन क्या होता है, उनके टाइप्स क्या होता है। टाइप्स दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्जेस और एक नेगेटिव चार्जेस। और जो रब करके चार्जेस जनरेट किए जाते हैं उन्हें वो स्टैटिक होते हैं। वो अपने हिसाब से ही नहीं चेंज कर पाते हैं, या फिर अपने हिसाब से ही नहीं मूव कर पाते हैं, ठीक है। उनको कुछ मूव करवाने वाला होना चाहिए। अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, ठीक है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा दूसरा चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, जिसका नाम है फैक्टोला। आप सर्च करके भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अब उसमें फैक्ट्स वीडियो डालूंगा, इसमें से ऐसी स्टडी वीडियोस आएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।